अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पर ये शो। हम इस शो पर हमेशा शाह साहब की राय तो लेते ही हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, और उन टॉपिक्स का किस तरह से बराह रास्त ताल्लुक़ है हम सब पर, किस तरह से उसके असरात आते हैं, हमारी सोसाइटी उससे किस तरह से फ्लरिश करती है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें बेनिफिट देती हैं, क्योंकि हम ये प्रोग्राम कर ही सिर्फ इसीलिए रहे हैं ताकि आवाम की फलाह व बहबूद हो सके। लेकिन आज का जो मौजू है वो बहुत ही अलग है, आम से हटकर है। शाह साहब को पहले वेलकम करते हैं। शाह साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू टू द शो। आप आज हमारे शो में, आपके ही शो पे आप फिर से आए हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने हमें बुलाया और हम भागे चले आए। बिल्कुल शाह साहब। अच्छा, आज का जो मौजू है शाह साहब, मैं चाह रही थी थोड़ा सा हम क्रिटिकल किसी चीज़ पर बात करते हैं। अगर हम ज़ुबान और रिवायात की बात करते हैं तो हम हर चीज़ में बाकी पूरी दुनिया को कॉपी तो करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम जिन ममालिक को कॉपी करते हैं जो तरक्की की राह पे आगे हैं, चाइना की मिसाल ले लें, अभी इंडिया को भी आप देख लें, दे आर ग्रोइंग कम्युनिटी, ग्रोइंग इकॉनमी, वो अपनी ज़ुबान को नहीं छोड़ते। हम क्यों अपनी ज़ुबान को कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, और ज़ुबान और जो हमारी रवायात हैं उस पर कितना असर पड़ता है कौमी तरक्की का? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़ुबान के मौजू पे तो बाद में आता हूँ, मुझे एक कह लीजिए वाक़या सुनाने दीजिए। ज़रूर। आज से 20-25 साल पहले जब हम ज़माना तालिब इल्मी में थे तो एक रवाज यहाँ पर बड़ा कॉमन हुआ, वो उल्टी टोपी पहनना था। ये जो पी कैप होती है, बॉयज़ जो थे और गर्ल्स और मुख्तलिफ लोग वो टोपी को उल्टा करके ऐसे पहन लेते थे, और गाने भी आ गए तिरछी टोपी वाले, ठीक है जी। तो वो कह लीजिए कि जो टोपी थी ना ऐसे करके पीछे करना, वो किसी ने गौर ही नहीं किया ये कहाँ से आया। अच्छा, फिर आइंदा दिनों में ना पता लगा ये जो हमारे सारे इंटरनेशनल चेन्स हैं फूड की, फास्ट फूड की, इनके जो सारे कह लीजिए आउटलेट्स हैं और इनकी ब्रांचेस हैं, वहाँ जाएं तो बच्चों ने कैप पहनी होती है ऐसे। हाँ, बिल्कुल। जो सर्व कर रहे होते हैं, मैं ब्रांड्स के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप जाएं वो आपको ट्रे देते हैं, सर कहते हैं, कैप पहनी होती है, ऐसे सर्व करते हैं। तो इसके साथ फिर दुनिया में बाहर जाने का जब मौका मिला और तरक्की याफ्ता ममालिक देखने का मौका मिला, तो वहाँ भी पता लगा कि जो वर्किंग क्लास है, एक एफर्ट करने वाली, मेहनत करने वाली क्लास है, और वो भी कैप पहन के मूव कर रही होती है। आज भी जाइए किसी आप हमारे शॉपिंग मॉल में और किसी कह लीजिए स्टोर पे जाइए, किसी आउटलेट पे जाइए, तो आपको नज़र आएगा कि हमारे जो बच्चे वहाँ सर्व करने वाले हैं, जो सेल्स को देख रहे हैं, उन्होंने कैप पहनी होती है। किसी फैक्ट्री में जाइए, वहाँ पर भी आपको कैप नज़र आएगी। अच्छा। तो मैं उस ज़माने से सोचता था उल्टी टोपी का क्या मतलब है, यानी कैप तो ऐसे पहनी होती है और फिर इसको उल्टी कर देते हैं, इसका क्या मतलब है। तो मुझे पता लगा कि बाहर में काम जो कर रहा है, वर्क फोर्स जो मेहनत कर रहा है और काम के 9 to 5 अपने वर्क की जगह पे, वर्क प्लेस पे मौजूद है, उसका जो साइन है वो टोपी को ऐसे रखना है। अच्छा। जब वो काम मुकम्मल करता है, शाम होती है, तो वो उल्टी टोपी करता है। अच्छा, वो उल्टी टोपी कि नाउ वर्क इज डन। मैंने सोचा कि ये पूरी कौम उल्टी टोपी करके फिर ये काम किया ही कोई नहीं। हम सिर्फ एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। टास्क कंप्लीट किए बगैर, अपने केपीआई को पूरा किए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को पूरा किए बगैर, किसी चीज को अचीव किए बगैर हम अपनी टोपी उल्टा किए फिर रहे हैं। देखो ही नहीं हम किस फैशन को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे बेशुमार फैशंस हैं, ऐसे बेशुमार चीजें जो हमने खुद ही ट्रेंड जो यहाँ पर आ गई हैं। मैं अब आपको एक बड़े आज के प्रोग्राम में ना बड़ी सीधी सीधी बातें मैंने कहनी है, वैसे उल्टी तो नहीं मैं कहता, सीधी कहता हूँ, लेकिन सुनने वालों को बताते चलूँ कि आपने कुछ बातों को जरा सुनना है, उसे समझना है और फिर सोचना है। जब आप सोचेंगे ना तो आपको सोचने का बहुत सा आज मटेरियल मिलने वाला है। हुआ क्या कि क्योंकि हम एक कॉलोनियल टाइम से हम पे हाकिम रहे, और ये जो हाकिम थे एक हमारी महकूम होने की बड़ी तारीख है। हम महकूम थे हजारों सालों से, मुगल हम पे हाकिम रहे, उससे पहले भी हम पे हमले होते रहे। जो लास्ट हमारा कॉलोनियल पीरियड है ना, जो एक्चुअल कॉलोनियल पीरियड है, वो है हुकूमत बरतानिया वाला, ब्रिटेन टाइम है, जिसमें कोई 150-200 साल तकरीबन यहाँ पे राज किया है हुकूमत बरतानिया ने, और बड़ा यहाँ कोशिश की गई, कभी 1857 की जंग आज़ादी और कभी कुछ, और करते करते आखिरकार एक मुल्क हमें मिल गया, आज़ादी हमें मिल गई, और उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल का रूल बनाया और दो स्टेट्स बना के बड़ी स्टेट्स को चलाने का तरीका उन्होंने वाजे कर दिया। इंडिया हमसे आगे निकल गया, हम बड़ी चीज़ों में पीछे रह गए। अब ये जो कॉलोनियल स्टेट्स होती हैं, जो यहाँ महकूम कौमें होती हैं, महकूम रही और फिर बाद में उन्हें आज़ादी मिले, इंडिपेंडेंस मिल उनके कुछ ना अपने मसाइल हैं। उनके मसाइल ही होते हैं, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। हुआ क्या, हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स हमें दिए गए। लॉर्ड मैकॉले की जो रिपोर्ट बड़ी कॉमन रिपोर्ट है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है जगह जगह। वो रिपोर्ट ये थी, जब लॉर्ड मैकॉले यहाँ पर आया, मैं आपको बता दूं कि
असल में किसी कौम को फतह करने के लिए कॉन्सेप्चुअली फतह करना पड़ता है। सिर्फ तलवारें सोटे डंडों से काम नहीं होता। दुनिया में बड़े बड़े जो फाते हैं, हलाकू खान अगर कहीं गया है, या चंगेज खान गया है, या अमीर तैमूर गया है, तो उसने भी अगर जुल्म की इंतहा की है तो वो जुल्म की इंतहा आम इंसानों को सिर्फ मारना नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जुल्म हुआ तो उसने इंटेलेक्चुअल्स को मार दिया। इसमें से जो जीनियस थे फाते, उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को पनाह दी। उन्हें पता था कि जो ब्रेन है, सोचने समझने वाले दिमाग, इनको साथ मिलाए बगैर हम फतह नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बड़ी तो बड़ी चीज है जो हमें अमीर इग्नोर नहीं तैमूर करनी चाहिए। जब फतह करता था तो फतह करने के बाद कहता था कि मैं प्रोटेक्शन दे देता हूँ औरतों को, बच्चों को और इंटेलेक्चुअल्स को, ब्रेन्स को, जिसे आज दुबई कहता है गोल्डन वीजा ले। कोई दुनिया में ब्रेन है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई इन्फ्लुएंसर है, हमसे वीजा ले ले। मुझे भी दिया उन्होंने इस साल गोल्डन वीजा 10 साल का। तो इसी तरह वो गोल्डन वीजा दे देता था कि आप सेफ हैं। वो जंगजू लोगों को, मर्दों को मार देते थे, औरतों को बांदियां बनाते थे, बच्चों को गुलाम, बूढ़े किसी काम के नहीं होते, तो ब्रेन्स को अपने साथ जोड़ लेते थे। हमारे साथ ये हुआ कि जब लॉर्ड मैकाले आया तो उसने आके सर्वे कंडक्ट किया। उसने कहा जब हम हाकिम होने लगे, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले जो थे पुर्तगेजी ट्राई कर चुके थे, फ्रेंच ट्राई कर चुके थे, तो हुकूमत बरतानिया विक्टोरियन जब आए, उन्होंने कहा कि अगर हमने राज करना है तो सबसे पहले सर्वे कंडक्ट करें। ये एक अलग मौजू है जिस पे हम किसी दिन अगर बात करें, मैं 2 सिर्फ उसमें से नुक्ते बता देता हूँ, लेकिन अगर आप वो सर्वे के किस किस एंगल से सर्वे किया गया मैं आपको बताने बैठूं तो 2 प्रोग्राम उसके लिए नाकाफी हैं। अच्छा, मैं 2 बातें सिर्फ एक्सटेंसिव सर्वे इस कदर इंटेंसिव, मैं 2 बातें आपको बता रहा हूँ। 2 बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि आज के सर्वे जो हम यूनिवर्सिटियों में कर रहे हैं और उस टाइम के सर्वे किस कदर क्रिटिकल थे, कितना फर्क था। इन्होंने आज से 150 साल पहले इंडो पाक के पूरे गिरदोनवा, तिब्बत से साहिली पट्टी और वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से नीचे एंड उधर दूसरी तरफ चले जाए बांग्लादेश, बंगाल, इस सारी टेरिटरी जो कि बहुत बड़ी ग्रेटर इंडिया था ना, इसको सारी टेरिटरी को एक असाइनमेंट सोची। एक असाइनमेंट बता रहा हूं, पता नहीं कितने सर्वे हुए। अच्छा, जात बरादरियों पे मैक्लेगन के आपको आज भी इंसाइक्लोपीडिया अथेंटिक मिलेंगे। एक सर्वे किया गया कि यहाँ के लोगों के चेहरे मोरे कैसे हैं। अच्छा, सिर्फ चेहरों पर मैं एक सर्वे बता रहा हूं, आप जरा सोचें क्या क्या काम हुआ। फेस के जो इनके हैं फेशियल फीचर्स कैसे हैं, और सबसे बढ़ के ये जो एक्सप्रेशंस हैं, मसलन फीनी नाक है वो इधर कितनी है, जबड़े कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, तो ये तकरीबन को 150 के करीब इनको फीचर्स मिले। अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने इस पे 2 भाई बुलाए जो गालिबन, मुझे जहां तक याद पड़ता है, या फ्रेंच थे, जर्मन थे। अच्छा, उनकी एक्सपर्टीज ली, वो ये चेहरों को बनाने के एक्सपर्ट थे। अच्छा, लोकल जुबान में इसको मुखटा कहते थे। अच्छा, चौखटा होता है ना, ये मुखटा था। मुखटा नहीं है, मुखटा। ओके, मुखटा, चौखटा, मुखटा। मुखटे जो थे वो पता लगा इतनी बड़ी टेरिटरी में कुछ तकरीबन 150 के करीब मुखटे। अच्छा, और ये 150, 156 या 158, यानी वेरिएशंस ऑफ द आइडेंटिकल। हम जरा देखिए हमारी बदकिस्मती चेक करें कि ये आज से 150 साल पहले 2 भाई वहां से बुला के सर्वे कंडक्ट हो रहा है। अब होता क्या था, चेहरे पे लेप किया जाता था, जिस तरह आजकल फेशियल्स में लेप होते हैं, लेकिन ये चौक का लेप होता था, क्ले का, जो आजकल भी आप क्ले फेशियल्स, क्ले स्पास हो रहे हैं। आप जब हाथ टूटता है तो आप प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो वो एक प्रॉपर आप उसकी कॉस्टिंग करते हैं। तो फेस को पहले किसी भी फेस को उसमें रखा जाता था। अच्छा, और उसके बाद उतार के उसमें मेटल डाल दिया जाता था। ओके, तो ये जो मेटल के मुखटे थे फेस के, जो एक्सप्रेशन सारे देखने के लिए कि चेहरा कैसा है, फेशियल्स कैसे हैं, ये तकरीबन 150 से ज्यादा बनाए गए और ये हुकूमत बरतानिया के कब्जे में थे। अच्छा, जब आज़ादी का वक्त है, हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारे अजायब घरों में और हमारे जो आर्कियोलॉजी और इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके कबाड़ खानों में पड़े रहे। 2019 में अचानक लाहौर अजायब घर को इतने सालों बाद लाहौर के अजायब घर वालों को ख्याल आया कि ये अच्छा, उसमें से तकरीबन को 125 गायब हो गए। इन बेचारों ने मेल्ट करके उनको अलायस को यूज करते करते पता नहीं तीर तलवार नेज़े बना के जाया कर दिया। कोई 18-20 इनको मिल गए। अच्छा, तो लाहौर के साबिका चीफ जस्टिस अनवारुल हक साहब रिटायर हो चुके थे, उनके हाथों से रिबन कटिंग करवाई गई और ये इस वक्त लाहौर के अजायब घर में मुखटे अवेलेबल। अच्छा, यानी रिसर्च का लेवल इतना एडवांस था। और अभी अगर हम देखें तो खैर अगर पेटेंट्स की बात करें तो खैर हम बात ना ही करें तो बेहतर है। हम तो सिर्फ अगर ये बात कर देना कि हमारी लाहौर की आबादी कितनी है, कराची की कितनी है, तो 100 सवाल पैदा हो जाते हैं कि असल डाटा नहीं हमें मिलता। एग्जैक्टली, वापस वो नहीं करते हैं। अब दूसरा जो था, लॉर्ड मैकॉले ने एक राय दी अपनी, जो बड़ी फेमस राय। उसने कहा जी मैंने इंडो पाक के लोगों को देखा, ये पढ़े लिखे हैं,
98% यहाँ लिटरेरी है। यानी उन्हें लिटरेसी रेट की वजह से यहाँ पे 98%। अगली बात उससे पता लगी कि ये लोग जो हैं ये बड़े अमन पसंद हैं, अपने काम कारोबार करते हैं, बड़ी अच्छी डिवीजन है, कोई जुलाहा है, कोई कारपेंटर है, कोई स्किल्स पढ़ा भी लिखा। हैं, देयर आर थिंग्स उन्होंने अब पहले ये देख सब लिया। चीजें देखते हुए उसने कहा कि यहाँ पर अगर राज करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा तो फिर दो काम करने पड़ेंगे, इनको दो कॉम्प्लेक्स देने पड़ेंगे। वो दो yes. कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिसके जरिए देखो ना, मिसाल लो कि अगर आप संभाली नहीं चाह रही, मैं मिसाल दे देता हूँ और आप चुप नहीं कर रही, तो मैं अचानक कहूँ कहीं पर इशारा दूं कि आपका मेकअप नहीं ठीक। हाँ, तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो अब जाऊंगी ना मैं। आपका ये मेरा 2 बार कहना और कहना कि कंटोरिंग नहीं ठीक और मेकअप नहीं ठीक, ठीक है जी, ये और मोटी लग रही हो आज। ब्लेंड अच्छा नहीं हुआ या आपकी लुक जो है वो केकी हुई है, टेक्निकल टर्म्स बोल रहे और उसके बाद पहले ही इंसान कच्चा हो जाए। आप गए, आप तो गए। खत्म, अब टाटा। आपने अगले 45 मिनट कॉम्प्लेक्स में रहना है कि यार ये खत्म हो या मुझे शीशा मंगवाएं या ब्रेक लें और सर मुझे बताएं मसला क्या है। इन्होंने कहा कि 2 कॉम्प्लेक्स दे देते हैं। ये 2 बता रहा हूं, वैसे चीजें ज्यादा थी। ये कॉम्प्लेक्स है ना जिसके बारे में हम एक- बात भी तो करेंगे ना। एक लैंग्वेज का कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल। ये अपनी जुबान पे फख्र ना करें, इन्हें कहा जाए इंग्लिश जो है वही सब कुछ हाँ, ये सुपीरियर है। सुपीरियर, लैंग्वेज का कॉम्प्लेक्स। दूसरा जो है ना, इनकी वो तमाम चीजें जो स्टैंडर्ड है रिस्पेक्ट के, उनको रिवर्स किया जाए, उनको एक साइन बनाया जाए इंसल्ट का। मैं आपको कुछ इशारे देने लगा हूं, सुनने वाले सुन के हैरान हो जाएंगे। आज भी आप पीसी जाते हो, वारी जाते हो, किसी होटल जाते हो, पग वाले दरवाजा खोलते हैं। अल्लाह के बंदो, पग वाला आपकी इज्जत थी। पग जो थी ना, इज्जत, पगड़ी, ट्रू ट्रू। वो आपकी रिस्पेक्ट थी। इन्होंने उसको गेट पे लगा दिया। इन्होंने गेट पे लगा दिया। आज भी आप फौज के किसी इवेंट पे जाते हो तो जो मस्जिद वाली टोपी होती है ना, वो सर्विंग वाले बैटमैन ने पहनी होती है। बैटमैन जो है उन्होंने वो जाली वाली टोपी पहनी होती है, हालांकि वो नमाजी के पास होती थी। टीपू जो था वो दरअसल टीपू सुल्तान था। इन्होंने टीपू सुल्तान की शहादत के बाद आवारा कुत्तों का नाम टीपू रखा, जो हर वो चीज जो हमारी प्राइड थी। हाँ, जैसे पंजाबी ज़बान मौलवी, को भी इन्होंने ऐसे ही किया। मौलवी इज्जत का वर्ड था। मुल्ला जो था वो एक ग्रेस थी। मौलवी तो वो वर्ड है जो जलालुद्दीन रूमी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मौलाई है, ये कुछ मौला के साथ जुड़ी चीज है, मौला के साथ जुड़ा हुआ कनेक्शन है। अब ये मौला जो था, इसको इन्होंने कॉम्प्लेक्स दिया, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो आज आप देखिए कि कंफ्यूज है सोसाइटी। एक इज्जतदार, दीनदार, दीन को समझने वाला तबका जो है उसके बारे में कंफ्यूज है। लोग विजडम दानिश्वर को मानते हैं, साइकोलॉजिस्ट को मानते हैं, एंकर को मानते हैं, लेकिन मौलवी साहब को रखा हुआ है कफन दफन के लिए, जनाजा पढ़ा दो, फतवे के लिए, फतवे के लिए, बच्चे के कान में अजान दे दे, ठीक है, जुमा पढ़ा दे, मसीह को संभाल ले। है ना, मैक्सिमम इंटरेक्शन हमारे ये रह गए हैं, और यही सुपीरियरिटी। मस्जिद जो थी वो थी कम्युनिटी सेंटर। हमने मस्जिद को सिर्फ इबादतों के लिए रख लिया। हाँ। सो ये सारे कॉम्प्लेक्स लॉर्ड मैकॉले के ब्रेन, एक ईवल ब्रेन, क्योंकि दुनिया में याद रखिए जो 3 बड़े बड़े हैं ना जी रूल करने के, अभी तक किताबी शक्ल में काम है। एक चाणक्य का अर्थशास्त्र है, मैकावली का द प्रिंस है, और आज के दौर में रॉबर्ट ग्रीन है 48 लॉज ऑफ पावर। पावर गेन करने के कोई एथिक्स नहीं होते, भाई मरवाने पड़ते हैं, गले काटने पड़ते हैं, कोई बाप बेटा नहीं होता, बाप को जेल करनी पड़ती है, और सारे भाइयों को मरा के आपको शहजादा बनना पड़ता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो यहाँ पर भी लागू है। लेकिन शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये सब स्टार्ट तो वहाँ से हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान क़याम में आया, और पाकिस्तान के आइन में भी, पाकिस्तान के अगर आइन की बात की जाए तो आइन पाकिस्तान की शिक 251 के मुताबिक पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू ही है। लेकिन शाह साहब, आप क्या समझते हैं, सरकारी ज़ुबान उर्दू होने के बावजूद क्या ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है वो ऊपर आ रही है उर्दू पर, और कोई भी ऐसी ज़ुबान जो कि हम लोकली यूज़ करते हैं, हम उस पर फ़ख्र तो चले नहीं करते, लेकिन हम उसको एक ज़ुबान की तरह भी ट्रीट नहीं कर रहे? अच्छा देखो, इसमें ना डॉक्टर साहब जो चैलेंज है वो हमारा वही कॉम्प्लेक्स कॉलोनियल टाइम का हमारे पे आज तक असरात। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे जंग खत्म होती है बाद में असरात होते हैं। बीमारी के बाद किसी को कोविड होता है, रिकवरी करने पे टाइम लगता है, बिल्कुल ऐसे ही। डेंगू हो जाता है, उसके बाद रिकवरी होती है। हमारे 76 साल गुजरे, और हमारी स्टेट जो है वो 76 सालों से उसकी प्रायोरिटीज बड़ी अजीब रही हैं। हम वॉर्स में, दूसरों की जंगों में घुसते रहे, बका की जंग अभी तक हमारी तो चल रही है, हमारी डॉलर इकोनॉमी रही, हमने वॉर्स के जरिए कमाया,
हमने स्ट्रेटजी नहीं बनाई, हमारे सक्सेशन नहीं, हमारे पॉलिटिकल सक्सेशंस नहीं है, हम अपनी एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पे नहीं ला सके, हमारे सिलेबस, हमारे निसाब, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो इस वक्त सबसे बड़ा पोटेंशियल है 12 करोड़ यूथ, हमारी प्रायोरिटी में उस तरह से नहीं है। एग्जैक्टली नहीं है, अभी भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं है। शाह साहब आप कहीं पर भी जाएं, आपका तो इतना इंटरेक्शन रहता है लोगों से भी, आप रिसेंटली जर्मनी भी गए, आपने देखा जर्मन्स जो हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी है कि वो अपनी ज़ुबान को ज़्यादा अहमियत देते हैं और वो अंग्रेज़ी को कम बोलना पसंद करते हैं। चाइना को भी आप देख लें, चाइना में भी अंग्रेज़ी को उस तरह से नहीं समझा जाता, तो चाइना एक टॉप पावर है पूरी दुनिया की। हम पाकिस्तान में अभी भी हमने कहीं पे नौकरी लेने जाना है, कोई कारोबार स्टार्ट करना है, अगर हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे साथ कोई कारोबार नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स का लेवल जरा देखिएगा, लैंग्वेज के साथ क्या हुआ। हम दफ्तरी जुबान हमारी अंग्रेजी है, बोली जाती है मादरी जुबान पंजाबी, अच्छा उर्दू जो है हमारी कौमी जुबान है, दीन की जुबान जो है वो अरबी है और मोहब्बत की जुबान फारसी है। अच्छा ये भी मोहब्बत की जुबान पे बात करेंगे हम। ये जो लैंग्वेजेस का तजाद है ये बिल्कुल वैसे है कि हम पूरी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं अमेरिका में और दफन होना चाहते हैं पाकिस्तान में। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पाक मट्टी में, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके पीछे अबीरा वजह क्या है? क्या वजह ये है कि ये जो कॉलोनियल टाइम के बाद का वक्त है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टेट उस तरह से जिम्मेदारी नहीं ले सकी, प्राइवेट सेक्टर घुस गया। यस एग्जैक्टली, प्राइवेट सेक्टर ने इम्प्रेस करने के लिए बच्चे की जहानत नहीं बढ़ाई, सोचने समझने की स्किल नहीं बढ़ाई। उसने कहा जो बच्चा अंग्रेजी बोलता है बड़ा लाइक है। एग्जैक्टली तो जो काठा अंग्रेज बन के माँ बाप को कहता है हाउ यू डैड, हाउ यू मॉम, आई एम फाइन, ठीक है। अब हम पहले वर्ड ही बच्चों को ये सिखाते हैं, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, बच्चा इंप्रेस करता है, वो माँ सब इंप्रेस हो रहे हैं। वो बच्चा कल को सोचने समझने की सलाहियत ना होने की वजह से इंग्लिश देखो, अगर इंग्लिश ही आईक्यू, अच्छे आईक्यू का क्राइटेरिया है, जहानत का क्राइटेरिया, तो सारे अंग्रेजी ले जाते हैं, सारे अंग्रेज बोल रहे हैं। अच्छा अब देखो मिसाल लो कि कोई बच्चा अगर अंग्रेजी बोलता तो सिर्फ लैंग्वेज की बुनियाद पे डॉक्टर अबीरा उसका फ्यूचर क्या है? उसका फ्यूचर है कॉल सेंटर में जॉब कर लेगा, रिसेप्शनिस्ट बन जाएगा। लेकिन जो हुनर है, जो सोचना समझना उसकी सलाहियत है, उसके बगैर कभी भी वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा लैंग्वेज की पावर क्या होती है। जरूर। एक साहब है, उनका नाम है रॉबर्टनाथ टैगोर। अच्छा, रॉबर्टनाथ टैगोर। टैगोर जो है उसकी जो लैंग्वेज है वो बंगाली है और बंगाली में उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था गीतांजलि। अच्छा, जो पहला इधर का तराना है ना इंडो पाक का, वो भी रॉबर्टनाथ टैगोर का। इंडिया का तराना रॉबर्टनाथ टैगोर ने लिखा। अच्छा, ठीक है। हमारा भी इलामा इकबाल ने नहीं, हफीज जलंधरी का कमाल है। तो अब जो रॉबर्टनाथ टैगोर है वो इतना बड़ा शायर है और गीतांजलि पे पूरा प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ। और ये मेरे क्योंकि मेरे ज़माने तालिब इल्मी की मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो मुझे तो फिर अजबर है, गीतांजलि जुबानी याद है, आप कह लीजिए। तो गीतांजलि एक दफ़ा ऐसे हुआ कि टैगोर जो थे वो जा रहे थे इंग्लैंड और उस ज़माने में सफ़र जो था वो अबीरा होता था बाय शिप। अच्छा। तो सफर होता था 2-3 हफ्तों का कि इंडो पाक किसी बंगाल के आपने बंदरगाह से सफर करना और वो लंबा सफर करके आपने रास्ते में टाइम गुजारने के लिए टैगोर ने अपनी किताब गीतांजलि जो कि बंगाली में थी उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। टाइम गुजारना था ना, जैसे हम बाज़ औक़ात औरतें जो हैं वो स्वेटर बुनने लग पड़ती हैं। अच्छा। और हम जो है वो चैट करने लग पड़ते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। तो टाइम गुजारने के लिए खुदा का करना कि जब वो वहां पहुंचा अगले साहिल पे इतने दिनों बाद, तो वो बैग जिसमें वो ट्रांसलेटेड थी वो गुम गया। ओके। उधर ही गुम गया, बंदरगाह पे गुम गया। यानी वो जैसे जहाज में कोई बैग गुम जाता है वहां गुम गया। अब वो उसका मेजबान उसको लेके घर गया तो उसने बताया कि शुक्र है यार, एक काम मैंने किया था वो गुम गया। क्यों? उसने कहा वो क्या काम था? उसने कहा जी मैंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, तो वो अच्छा है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ किसी और जुबान को। जुबान तो वही होती है जो पहली जुबान होती है, मादरी जुबान होती है। मेरी बंगाली है, लेकिन मैंने टाइम गुजारने के लिए जैसे गुड काटा खेलते हैं तो ये किया। अच्छा, खुदा का करना वो भी इंग्लैंड था, कोई इंडो पाक नहीं था। यहाँ तो चीजें गुमी जाती हैं। तो वहां नेक्स्ट नॉक हुआ, आ गई बुक वापस और वो सामान वापस आ गया। जब उसने पढ़ा उसके वो उस दोस्त ने, पार्टनर ने, वो अश कर उठा क्योंकि वो बंगाली नहीं जानता था। उसने इंग्लिश पढ़ी, उसने कहा टैगोर ये क्या कर दिया तुमने? ये किताब अगर इंग्लिश में प्रिंट होगी तुम्हें तो नोबेल प्राइज मिल जाना। उसने कहा ना करो। उसने कहा यस, वो किताब रिकमेंड होगी नोबेल प्राइज के लिए।
वाकई में वो नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज विनर बुक में रिकमेंड हो गई, लेकिन टैगोर ने लेने से इनकार कर दिया। वो क्यों? उसने कहा देखो, अगर इसकी इंग्लिश तर्जुमा यानी इसका रिफ्लेक्शन, इसका डिल्यूट वर्जन उस पे नोबेल प्राइज है, तो जो असल है बंगाली उसमें अगर ये होती और इनको समझ आती तो ये फिर ऊपर थी कुछ। बिल्कुल, ये यानी मैं नोबेल प्राइज को छोटा समझता हूं, इस किताब को इससे ऊपर समझता हूं। तो टैगोर उन बड़े लोगों में है जिसने नोबेल प्राइज को रिसीव नहीं किया। ये है आपकी अपनी जुबान की ताकत। दुनिया का कोई शख्स जब सोचता है तो मादरी जुबान में सोचता है, बिल्कुल इंग्लिश में नहीं सोचता। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे लोग होते हैं जो ना सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट माशरे में बनाते हैं, बल्कि अपने से जुड़े हुए जो माशरे हैं उसको भी इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं आगे, और ज़ुबान की भी अहमियत इन लोगों को ही पता है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पर जाते हैं और फिर आपसे वापस मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ, और हम आज जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो मादरी ज़ुबान है। वो ज़ुबान जिसमें हम अपने एहसासात तो बाकियों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन हमारी तरक्की की भी वजह वही ज़ुबान है। हम क्यों किसी और ज़ुबान को कॉपी करते हैं या समझते हैं कि हमारी ज़ुबान शायद किसी से कमतर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करें। शाह साहब, अपनी ज़ुबान को बहुत कुछ समझना या सब कुछ समझना हर कौम के लिए ज़रूरी है, और आपने जिस तरह से टैगोर की कितनी अच्छी मिसाल दी है, मेरा ख्याल है वो तो कंक्लूजन ऑफ द शो है ऑलरेडी। लेकिन अब पाकिस्तान जैसी आबादी जहाँ पर 70% तक जो लोग हैं वो दही या छोटे कस्बों में रहते हैं, और उनको शायद उर्दू भी बहुत कम समझ आती है, तो हम लोग किस तरह से तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं जब हमारा जो कम्युनिकेशन का वे है वो ये एक नहीं है? अच्छा देखें, हमें एक वर्ड पे गौर करना है। वर्ड है मादरी जुबान। अच्छा, ये माँ की जुबान है, माँ बोली भी कहते हैं। और ये जो हम पंजाब में, हमारी मादरी जुबान पंजाबी है, पश्तो वालों की पश्तो है, पख्तूनों की बलोची है, सिंधी है, या बाकी पोटोहारी लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज है। अब होता क्या है कि जो किसी भी जो सोसाइटी होती है और जो वहाँ की मादरी जुबान होती है, मादरी जुबान में सारा विजडम पड़ा होता है। हमें मानना पड़ेगा कि हमारा शायर शेक्सपियर नहीं है, हमारा शायर बुल्ले शाह है, बिल्कुल हमारा शायर मियाँ मोहम्मद बख्श है। हमें मानना पड़ेगा कि लव स्टोरी जो है अपना ओल्ड मैन एंड द सी, सॉरी मिस्टर चिप्स, वो नहीं है। क्यों नहीं अपील की आज तक? कभी सोचा आपने? उससे बड़ी कहानी हीर वारिस है, उससे बड़ी कहानी सोनी महिवाल है, उससे बड़ी कहानी लोकल आपको विजडम मिलेगा। और इन कहानियों से आपको बताता चलूं कि इन बुजुर्गों ने, इन बाबों ने लोगों के दिल बदले, लोगों को दीन की तरफ वो लाए। इन कहानियों में पर्सोनिफाई ऐसा किया कि मैसेज रूहानियत का था, अल्लाह की तरफ लाना था उन हिंदुओं को, उन शूदर कश्तरियों को जो सदियों से पिसे हुए थे। मोहब्बत के पैगाम और इन कहानियों के ज़रिए उन्होंने रूहानियत का रास्ता दिया। अगर यकीन कीजिए, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, डिक्टेट करके दीन दिया जाता तो यहाँ दीन ना फैलता। ये सूफियों का कमाल था, ये दरवेशों का कमाल था कि उन्होंने मोहब्बत के साथ गुनाहगारों को सीने लगा के और उनकी जुबान में बात करके। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जुबान तो मोहब्बत की जुबान। बिल्कुल ये ऐसी कमाल की जुबान है। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक हमारे बड़े मारूफ एक्टर हैं, पुराने एक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्योंकि जो वाकया उसमें कुछ ऐसी चीज़ आएगी जो मेरा ख्याल है मुझे हिडन रखनी चाहिए। एक दफ़ा वो अपने नवासे के साथ आए। नवासे को ऑटिज्म था और बेटी भी उनकी साथ थी। तो वो कमरे में बैठ गए, तो उन्होंने कहा यार हम बड़े डिस्टर्ब हैं, ये 7 साल का बच्चा है, ऑटिज्म है, और हम थक गए इलाज करवा के। तो मैंने उस बच्चे के साथ ना थोड़ी इंगेजमेंट शुरू की, और फाइनली 20 मिनट के बाद ये हुआ कि वो बच्चा मेरे गले लग के रो रहा था, और उसका जो नाक था वो यहाँ लगा हुआ था सारा। मैं फिर भी उसे प्यार करता जाऊँ। वो दोनों, नाना और माँ, वो रोने लग पड़े। वो कहते हैं हमें कभी गले नहीं लगा, ऐसा क्या है आपके पास, ऐसा क्या है, ये कौन सा मकनातीस है शाह जी जिससे ये आपके सीने लगा आखिरकार, और फिर रोने लग पड़ा और फिर खेलने लग पड़ा। तो मैंने कहा मेरे पास एक ताकत है, एक जुबान की ताकत है, और वो जुबान मोहब्बत की जुबान है। उस जुबान को चांद तारे भी समझते हैं, उसको पौधे पत्थर भी समझते हैं, उसको जानवर भी समझते हैं, उसको कबूतर भी समझते हैं, उसको हर स्पीशी समझती है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये जुमला आप मेरी बात को सेकंड करोगे क्योंकि आप बड़े खुद हसास हो। दुनिया में जेंटलमैन जो है ना, उसके 3 सबूत होते हैं। जेंटलमैन सबसे ज्यादा उसके साथ कंफर्टेबल परिंदे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, औरत होती है और बच्चे होते हैं, क्योंकि तीनों जो है ना
वो है कमजोर। औरत को अल्लाह ने मर्द जितना ताकतवर नहीं बनाया। बिल्कुल। परिंदा जो है वो बेचारा बड़ा सेंसिटिव होता है, चिड़ी, कां, छोटे छोटे परिंदे हैं, चिड़ी का दिल, ठीक है ना, चिड़ी जितना दिल है। और बच्चा जो है वो मोहताज होता है, मासूम होता है। अगर किसी के साथ ये 3 मखलूकात एक बच्चा, औरत और तीसरा परिंदे, ये अगर कंफर्टेबल है, यही वजह बड़े बड़े बुजुर्गों के कंधों पे बैठ जाते हैं। यही वजह से इस कायनात में जो सबसे कमाल की हस्ती है रहमतुल्लाह आलमीन, आप बाजार जाते हुए अब बच्चों के साथ भी मोहब्बत कर रहे हैं। अरबी बद्दू कह रहे हैं कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बच्चों को प्यार करते हैं। तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मैं क्या करूं अगर अल्लाह ने ये नेमत तुम्हें नहीं दी। यानी ये वो नेमत है, मोहब्बत की नेमत, जो अगर किसी के पास हो तो राह जाता बच्चा भी आपकी उंगली पकड़ लेता है और उस गप्पे लगाने लग पड़ता है। अब कल मेरा एक बड़ा मजे का वाकया हुआ, मैं आपको बताऊं मोहब्बत की ताकत क्या होती है। मेरा छोटा साहबजादा जो है ना, फहद कासिम नाम, वो बड़ा एक लविंग, एक कह लीजिए स्वीट कैंडी है। और मेरी बेगम साहबा कहती है कि जी मेरी जिंदगी की 2 मोहब्बतें हैं, पहली मोहब्बत आप और दूसरी मोहब्बत ये। वो कहती है ये सोल कनेक्शन है, मुझे इसमें कासिम अली शाह दिखता है। अच्छा, मैं उसे कहता हूँ बेगम को कि इसमें मुझे आप दिखती हो। तो वो रात को ना बेटी मेरी महानूर मेरे साथ गई कहीं बाहर को, चेकअप करवाना था उसका। उसके बाद वो छोटा बजिद हो गया कि मुझे क्यों नहीं लेकर गए। तो मैंने एक इवेंट था वाइज मार्केट का, वहां जाना था, उसको मैं साथ ले गया। तो वहाँ पर शुएब अख्तर भी था, जूम पे शाहिद अफरीदी भी था, यासिर शामी था, बड़ी सेलिब्रिटीज थी। तो मेरा बेटे को एकदम नजर आया शराजी, वो तो खुद इतना प्यारा बच्चा है, वो सारा वो गिलगित बल्तिस्तान से स्पेशली यहाँ आता है कभी। तो मेरे बेटे ने जैसे ही वो देखा तो वो तो क्रेजी हो गया, वो तो उसके साथ गप्पे लगाए, वो उसका फैन मोमेंट था। अब वो दोनों की दोस्ती बन गई। और इख्तिताम पे मेरे बेटे ने मुझे कहा पापा नंबर ले लिया आपने इसके फादर का, तो अगले दिनों में इनवाइट करें। तो उनके जो फादर हैं तकी, उनको मैंने इनवाइट किया कि आप हमारी तरफ किसी दिन आए, आपका घर पे दावत करते हैं, कोई तोहफे शोफे देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। ये कौन सी जुबान है जो बच्चों के पास है? ये मोहब्बत की जुबान। सो वापस आऊं तो मादरी जुबान एक ताकतवर जुबान होती है। ये आपको सोचना सिखाती है, ये आपको कॉन्फिडेंस देती है। मेरा ये ख्याल है कि चाइना अगर तरक्की कर रहा है उसकी वजह चाइनीज है। उन्होंने गूगल भी अपना बनाया, उन्होंने वीचैट भी अपनी बना ली है, उन्होंने व्हाट्सएप भी अपना बनाया। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज मुस्तार ले रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया के सारे सर्वर इंडिया में, सिंगापुर में, मुख्तलिफ जगह पड़े हैं। हमें कुछ स्ट्राइक आ जाती है, कुछ चैलेंज आ जाता है, ईमेलें करनी पड़ती हैं। हम अपने गैजेट्स नहीं बना सके। देखो ना हम मतलब कहाँ खड़े हो, एज नेशन आप देखो, आप इन्वेंट नहीं कर रहे, आप कोई इनोवेशन की तरफ नहीं जा रहे, आप लैंग्वेज की मार है। आज आपको ईमेल करनी पड़ती है, आपके बच्चों को एक सीवी लिखना नहीं आता, आपके बच्चों को रिक्वेस्ट नहीं करनी आती, कम्युनिकेशन नहीं आती, कम्युनिकेशन नहीं है ना। अच्छा, अब ये भी मान जाइए कि ये जो सारा हादसा सानिया और वाकया हो चुका है, डॉक्टर साहबा हमें मानना पड़ेगा कि दुनिया में इस वक्त जुबान जो इंटरनेशनल है वो इंग्लिश है। हाँ, वो तो है। ये इतनी, अब ये भी एक अलग से टॉपिक है कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज की अहमियत से इनकार नहीं कर रहे। ये मैं अब इंग्लिश की अगर शान में कुछ कसीदे पढ़ने लगाऊं तो हम ये मजबूरन ये पढ़ रहे हैं। हमें कुछ रूल्स हैं, हमें मानने पड़ेंगे। अगर दिन का टाइम है तो मानना पड़ेगा। शाम 7 बज के इस वक्त को तकरीबन 20-25 मिनट हो ही गए हैं, 7:30 हो गए हैं, हमें मानना पड़ेगा, हकीकत है। बिल्कुल दुनिया में हकीकत ये है कि अब मिसाल लीजिए मोरक्को, मैं पिछले दिनों वहां से होके हूँ, वहां मैंने ऑफिस भी ओपन किया। ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी, यहाँ पे काबिज रहे फ्रेंच, तो वहाँ फर्स्ट लैंग्वेज अरेबिक है, सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है। उस स्टेट ने अब जाके सोचा कि अगर हमने दुनिया के साथ चलना है तो हमें अपनी यूथ को इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। हालांकि मदर लैंग्वेज उनकी जो है, हाँ, अरेबिक है, फ्रेंच है। दुनिया में फ्रेंच 35 करोड़ लोगों को आती है, लेकिन इंग्लिश जो है वो अरबों को आती है। अरबा लोग हैं। यानी दुनिया के साथ अगर आपने कम्युनिकेशन चैनल खोलने हैं तो उसका फिर सोर्स क्या है? वो इंग्लिश है। सो मैं इनकार नहीं करता कि जाती जो हमारी अपनी जुबान है वो लोकल लैंग्वेज पंजाबी है, जिसपे बहुत सा काम हमारे प्यारे मुदस्सिर भट्ट साहब कर रहे हैं। भलेखा अखबार चला रहे हैं, पंजाब हाउस उन्होंने बनाया हुआ है, इवेंट्स करते हैं। 35वीं सालगिरह उनकी गुजरी है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं मुर्शद समझता हूँ। और पिछले 3 साल से भलेखे में मेरे पंजाबी आर्टिकल लग रहे हैं, मेरी मादरी जुबान। लेकिन अब उर्दू की तहरीक देखिए, फातिमा कमर हमारी बहन चला रही हैं, ठीक है जी। अब फातिमा कमर साहबा की जो तहरीक है वो कोई जहाद से कम नहीं। इस अंधेरे में फातिमा कमर साहबा का नाम एक रोशन सितारे की मानत है, जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उर्दू जुबान नाफिज हो, नफाजे उर्दू के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये अपनी जगह,
असल बात जो है वो ये है कि अब हमें मानना पड़ेगा इंग्लिश जो है वो भी दुनिया में नाफिज हो गई। इंटरनेशनल लैंग्वेज की एक अपनी अहमियत है, लेकिन मादरी जुबान की जो अहमियत है या माँ बोली जो है वो एटलीस्ट वो तभी तक जिंदा रह सकती है जब तक हम उसको जिंदा रखते हैं। अच्छा शाह साहब, एक बात आपने जो लास्ट मेरे सवाल के जवाब में आपने की कि हम इंसानों के पास एक ही ताकत है ज़ुबान की या मोहब्बत की, जिससे हम लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। हमने उर्दू को थोड़ा सा आशिकी और माशूकी के लिए भी सिर्फ कह दें कि बिल्कुल कर दिए कि बस इसीलिए किसी को शेर भेजना है, किसी को प्यार मोहब्बत की बात कहनी है, तो हमें लगता है उर्दू सिर्फ इसीलिए। लेकिन अगर हमने कोई कारोबारी बात करनी है या फिर कोई टेक्निकल बात करनी है या कोई प्रपोजल, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, हम कोशिश भी तो नहीं करते ना एक माशरे की तरह। आप क्या समझते हैं कि ये भी नाइंसाफ़ी नहीं है कि हमने सिर्फ उर्दू को माशूके के लिए रख लिया? अच्छा देखिए डॉक्टर साहबा, असल में जिस तरह इंसानों की उम्र होती है, फ़लसफ़ों की उम्र होती है, स्पीशीज़ की 8.87 लाख मखलूक़ात की उम्र है, ज़ुबानों की भी उम्र होती है। दुनिया में बड़ी ज़ुबानें जो हैं वो पैदा हुई, बालिग हुई, फिर ख़त्म भी हो गई या फिर वो कन्वर्ट हो गई। संस्कृत आज किस हालत में है, गुरमुखी किस हालत में है, दुनिया में बड़ी ज़ुबानें अपनी हालत शेप बदल गई। आज से 500 साल पुरानी अंग्रेज़ी और आज की अंग्रेज़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फ़ारसी अंग्रेज़ी से ज़्यादा बालिग ज़ुबान है। 1000 साल पुरानी फ़ारसी आज की फ़ारसी समझी जा सकती है। अरबिक जो है बड़ी बालिग ज़ुबान है, वो अपनी पीक पे पहुंची। कुरान नाजिल हुआ, अरबिक में आया, अल्लाह की सिलेक्शन है, अल्लाह ने कुरान को अरबिक में पेश कर दिया, नाजिल फरमा दिया। अब आ जाते हैं उर्दू की तरफ। उर्दू एक इमेच्योर ज़ुबान, उर्दू की स्ट्रेंथ्स अपनी जगह पे, लेकिन उर्दू को उम्र के एतबार से देखें तो ये 200-250 साल पुरानी ज़ुबान। अगर पहले शायर की बात करूं तो वली दकनी है। वली दकनी की उर्दू आज के बच्चे को सुनाई जाए समझ नहीं आएगी। एवोल्यूशन का प्रोसेस ऐसा है कि बड़ा तेजी के साथ उर्दू भी वक्त के प्रोसेस से आगे एवोल्यूशन में गुजर रही है। पंजाबी 400-500 साल पुरानी जुबान है। बाबा फरीद शुरू का शायर रहमतुल्लाह अलैह, और बाबा फरीद के जो अशलोक हैं वही कहीं गुरु नानक भी इस्तेमाल कर रहा है। तो पंजाबी जुबान भी एक इर्तिका के मरहलों से गुजरते गुजरते उर्दू से ज्यादा बालिग जुबान है। अच्छा, मिचोर जुबान। जुबान की जो उम्र होती है वो हजारों सालों पे मुहित होती है। एक जुबान को बनने के लिए 100 साल 200 साल चाहिए, बालिग होने के लिए 500-600 साल चाहिए, और अपनी फुल जिसे कहते हैं ब्लूम, एक खिली हुई हालत में 1000 साल में जाके होती है। अच्छा। तो उर्दू अभी एक इर्तिका के प्रोसेस में, लेकिन अब तो क्योंकि दुनिया में कम्युनिकेशन आसान हुई है तो उसमें ब्लेंड होने लग पड़े। इंग्लिश के अल्फाज, जैसे मैंने ब्लेंड कह दिया, अब मैं अगर मुरक्कब कहूँ, आमेजिश कहूँ, तो वो कम इस्तेमाल हो रहा है, ब्लेंड का वर्ड जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो इंग्लिश के अल्फाज भी इसमें आने लग पड़े। तो मेरा ये कहना है कि जो उर्दू जुबान है वो आम बोली जाती है, लेकिन उर्दू में आप अब टाइप हम जो करते हैं रोमन्स में करने लग पड़े। बिल्कुल, उर्दू टाइपिंग कम को आती है। हम फिर बोलते हुए बड़े ऐसे कहते हैं कि अच्छा इसको मुंतकिल कर दो, आपने कहा आप शिफ्ट कर दो, ज्यादा कहा होगा। तो हमारी जो उर्दू है वो एक बड़े खतरे की हालत में है, आपको मैं बता दूं। अच्छा। उर्दू के खतरे की हालत ये है कि जो सही उर्दू दान है वो उर्दू को जानते हैं। जो नई उर्दू पैदा हो चुकी है, जो यंगस्टर्स की इस वक्त लैंग्वेज है उर्दू, इंग्लिश, उसमें इंग्लिश हो गई है, उसमें इंग्लिश भी आ गई है, उसमें पंजाबी भी है, उसमें लोकल लैंग्वेजेस भी आ गए, उसमें ऐसी मिलावट हुई है, उसमें टर्म्स भी आई हैं जो टेक्नोलॉजी की टर्म है, और उसकी मिलावट की वजह से वो एक, मैं समझता हूँ, खतरे की हालत में। और जो हमारी बहन है फातिमा कमर, उनका दर्द सच्चा है। उनके दर्द को हमें समझना चाहिए कि ऐसी एक खूबसूरत जुबान जिसमें इतनी शायरी, इतना लिटरेचर, इतना कुछ मौजूद है, उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको ये भी बताता चलूँ हिस्ट्री का एक और फैक्ट, जरूर, ये जो उर्दू कौमी जुबान की गई ना, ये भी बड़ा एक मसला था। अच्छा, मेरा ओपिनियन ये है कि हमें बंगाल में जब आज़ादी हुई है, क्योंकि दो थे पाकिस्तान, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान था, हमें बंगाल में बंगाली को ही लैंग्वेज करार देना था। ये क्लैश था, आपके अलहदा होने के मल्टीपल क्लैशेस, जो अलहदा जो बांग्लादेश बन गया उसमें एक क्लैश की वजह लैंग्वेज थी, क्योंकि उर्दू इतनी भी ज्यादा नहीं बोली जाती थी जितनी हमने नाफिज कर दी। मसलन मिसाल ले लीजिए, आज भी प्योर पख्तून किसी गांव में चले जाएं, उसे उर्दू समझ नहीं आती। आज भी आप किसी बलोच कबीले में चले जाएं, खारान, नोशकी, लसबेला, मस्तूंग, तो वहां पर आपको उर्दू ना समझने वाले लोग मिलेंगे। सिंध इंटीरियर में चले जाइए आप लाड़काना के किसी गांव में बैठे हैं, उर्दू नहीं कईयों को समझ आएगी, सिंधी आती है उनको। आज आप सरायकी पट्टी के डीप किसी गांव में चले जाएं, लियाकतपुर में किसी, आप चोलिस्तान चले जाएं, उनको उर्दू नहीं आती, उनको अपनी सरायकी लैंग्वेज आती है।
आप आज पोटोहारी लैंग्वेज अगर देखें, किसी कश्मीर के गिरदो नवाब मरी के किसी गांव में चले जाएं तो पोटोहारी बड़ी अच्छी है उनकी, उर्दू नहीं उनको आती। उर्दू बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं थी। यानी ये जरूर है कि उर्दू समझना, क्योंकि पंजाबी के करीब करीब है और पंजाबी जो है वो सराइकी के करीब करीब है, तो समझना आसान है, बोलना भी आसान है। जंग की जुबान है बेसिकली तो, और इसमें मुस्तार वर्ड बड़े हैं, इसमें सैकड़ों हजारों अरबी के वर्ड्स हैं, कॉम्बिनेशन वर्ड्स बहुत, सैकड़ों हजारों जो है वो टर्किश वर्ड है, सैकड़ों हजारों जो है वो उज़्बेक वर्ड है। उज़्बेक की आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे, मसलन समोसा, ये सोमसा है बेसिकली। अच्छा, ठीक है जी। पुलाव, ये बेसिकली पुलाव भी वहां से आया है, पुलाव यहाँ की चीज डिश ही नहीं है। यानी बहुत सारी जुबानों का एक मजमुआ जो है, जो वैसे भी उर्दू आपका एक शहर है खुशाब, खुशाब, ये मेहरबानी है उज़्बेकिस्तान वालों की, ये उन्होंने नाम रखा था। अच्छा, ये खुशाब था, पानी अच्छा था इसका, आब खुश, अच्छा पानी था। तो कहने का मकसद ये कि आपकी तो लैंग्वेज में दूसरी जुबानों से कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो शामिल हो गए, और ये एक लश्कर की जुबान, जंगी जुबान, और फिर इसको हमने कौमी जुबान। मैं इसके हक में हूं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ तो फिर आप उर्दू को हर तरह से नाफिज करो, फिर स्टेट ऑन करें ना। अब स्टेट का मसला है, वो कहती है सीएसएस के एग्जाम्स कंपटीशन उर्दू में देता कोई भी नहीं है। हाँ, क्योंकि उसे पता है जैसे मैं उर्दू में दूंगा तो नंबर भी अच्छे आएंगे, अच्छे नंबरों के लिए मुझे इंग्लिश में। आज आप फर्ज करें कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बॉटनी जो है आप जरा पढ़ाइए उर्दू में तो मुझे पता है कि फिशारे कल्ब होता है, ब्लड प्रेशर को फिशारे कल्ब कहते हैं, समझ नहीं आएगा किसी को, क्या ख्याल है? किसी को भी समझ नहीं आएगी, इवन डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आएगी। लेकिन शाह साहब, अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मेरी बात कासिम अली शाह को इसी तरह से देखते रहिए न्यूज़ 1 पर। हम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और आपको एक बार खुशामदीद कहते हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ शो में। हमारा थर्ड सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसमें कोई भी बात करने से पहले मैं चाहूँगी, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है उससे रेलिवेंट हमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल आया है, उसको शाह साहब शो में शामिल कर लेते हैं। और क्योंकि है भी उर्दू ज़ुबान से ही मुतल्लिक, तो मैंने सोचा अभी पूछ लेते हैं आपसे। अच्छा, मोहम्मद शुएब साहब ने पाकिस्तान से सवाल पूछा है कि ज़रिए तालीम उर्दू ज़ुबान अगर हो तो हमारे मुल्क में तरक्की की राह पर गामज़न होना कितना आसान है। मौजूदा ज़रिए तालीम अंग्रेज़ी ज़ुबान है, इससे हमारा तालीमी निज़ाम को कितना बड़ा धचका लगता है, और अगर ज़रिए तालीम उर्दू ज़ुबान बनाया जाएगा तो इससे फ़ायदा हासिल हो सकेगा या नहीं? अच्छा देखिए, गुजारिश है हमें इस सवाल के जवाब को रैशनल अकल से, समझ से और तराजू को ऐसे पकड़ के ना बड़े हिसाब से इसका जवाब सुनना और हज़म करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कहते हैं कि चाइना की तरह आप उर्दू के अपने सारे सॉफ्टवेयर बनाएं, आप अपना सोशल मीडिया बनाएं, अपना गूगल बनाएं, अपना WeChat बनाएं, सारी टेक्नोलॉजी, सारी किताबें आप उर्दू में करें, तो गुजारिश ये है कि आपके स्टेट की ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। आपको अपना एटम बम बचाने के लिए ना इतनी जंग करनी पड़ी है, इंटरनल एक्सटर्नल आपकी सोच है, पॉलिटिकल डिवाइड इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते कि स्टेट की पूरी मशीनरी इस पॉलिटिकल डिवाइड और स्टेबिलिटी के लिए कितनी एफर्ट कर रही है। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जिसकी जो जोग्राफियाई हदूद हैं उसके हर महाज पे तकरीबन जंग है। तो हमारी स्टेट की सारी एनर्जी, जिस तरह मिसाल ले लीजिए कि कोई कौन खा रहा है, समझाने के लिए कह रहा हूं, और उसे कुत्ता पड़ जाए तो कौन खाना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, फिर भागना इंपॉर्टेंट होगा। हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 जो है ना वो बका है, वो इतने सूबों को, सब लोगों को साथ लेके चलना और इकोनॉमी को स्टेबल रखते हुए आगे बढ़ना, ही हमारी टॉप प्रायोरिटी है। अब आ जाता है कि अगर फर्ज करें कि हम इतने रिसोर्सफुल, इतने रिच हो जाएं चाइना की तरह कि पैसा हमारा मसला ही कोई नहीं है और प्रोडक्शन हमारी अपनी, इंडस्ट्री हमारी खड़ी हो गई है और हर चीज कमाल की है, तो एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखते हुए उर्दू जुबान और फिर इस तरह का एक दुनिया की एक ऐसी जगह बनाना जहां हर चीज अपनी जुबान में हो, शायद मुमकिन हो, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाएगा। लिहाजा उर्दू जुबान की कदरों कीमत और उसको डबल सलूट, इस हाथ से भी इस हाथ से भी, अपनी जगह पे हमें मानना पड़ेगा कि हम इंग्लिश के बगैर अब गुजारा नहीं कर सकते। दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी इंग्लिश में है, दुनिया के सारे गैजेट्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं इंग्लिश में है, दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रेंडली जुबान इंग्लिश में है, दुनिया में इंग्लिश लिटरेचर अरबिक वाले ट्रांसलेट कर रहे हैं, अपनी जुबान में ला रहे हैं। या तो आप अपने तर्जुमे जो हैं उसको कभी उर्दू साइंस बोर्ड ये काम करता था और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ये काम करता था, इतना स्ट्रांग कीजिए कि आप दुनिया भर का लिटरेचर, दुनिया भर के सारी कमाल की चीजें अपनी जुबान में ट्रांसलेशन करके ले आए। मिसाल लीजिए, एक किताब है 40 रूल्स ऑफ लव, एलिफ शफक की किताब है, दुनिया में ये किसी जुबान में होगी, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई, टिकट की तरह इसकी कॉपियां बिकी, और हमारे बड़े प्यारे दोस्त फारूक सुहेल गविंदी साहब के जो जमहूरी पब्लिकेशन है, उन्होंने इश्क के 40 चिराग इश्क के उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट कर दी।
अब डिमांड इतनी ज्यादा है 40 रूल्स ऑफ लव की कि उर्दू में भी ट्रांसलेशन हुई है, अरबिक में भी ट्रांसलेशन हुई है। तो यहाँ तो आप अपनी ट्रांसलेशंस ये ओपन करें दरवाजे और दुनिया के सारे अलूम को अपनी लोकल लैंग्वेजेस में लेकर आए। अभी फिल वक्त उर्दू आनी चाहिए। मैं आपको वैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैंने अपने बच्चों के साथ क्या किया। जो अपने बच्चों के साथ किया है तो मोहब्बत और जो एक इखलाक और इखलास का असूल है वो ये है कि मैं दूसरों के बच्चों के लिए भी वही चाहूँगा। मैंने ये किया कि उन्हें लोकल लैंग्वेज आती है, उसकी वजह नाना नानी दादा दादी हैं। मैंने बच्चों को डिस्कनेक्ट नहीं किया अपने बुजुर्गों से, क्योंकि जितनी अच्छी मेरी माँ की पंजाबी है, जितनी अच्छी पंजाबी मेरे बाप की है, उतनी मेरी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मेरी मदर जुबान है ना जी, मदर लैंग्वेज है। तो एक तो बुजुर्गों से, और मैं उनके सामने बच्चों के सामने जब बैठता हूँ और बुजुर्ग बैठे पंजाबी में बात करता हूँ, मेरे बच्चों को पंजाबी आती है। उर्दू जो है वो उनकी घर की जुबान है और वो बोलें, बातचीत करें, उनके दफ्तर स्कूल कम्युनिकेशन के लिए उर्दू है, सोसाइटी में रहने के लिए उर्दू है। लेकिन इंग्लिश का लेवल ये है कि मेरा बेटा जो नंबर 2 पे है, हादी मोहम्मद, सैयद हादी मोहम्मद, 8th क्लास में है, 9th में जा रहा है। और आज की असाइनमेंट, ये अभी उसका मुझे रिप्लाई जो आया है, मैं वो रिप्लाई भी आपको दिखा देता हूँ और कोशिश करेंगे स्क्रीनशॉट की शक्ल में भी बाद में दिखा दें। उसको मैंने अबीरा, ये मैंने एक वीडियो का लिंक भेजा है, मैसेज किया है कि बेटे मुझे 2 दिन में इसके नोट्स बना के देने आपने। अच्छा। अब ये वीडियो इंग्लिश में है, वो इसको समझेगा और उर्दू में ट्रांसलेट करेगा, फिर मेरे साथ संडे को डिस्कस करेगा। हम अपने बच्चों को कोई एक्टिविटी भी नहीं देते। और ये जो है एक फास्ट इफेक्ट पे आज की दुनिया में तेजी से तरक्की करने के हवाले से एक बड़ी किताब है, कमाल की किताब, जिसकी ट्रांसलेशन हो के किसी ने इंग्लिश में ही पॉडकास्ट किया हुआ है, उसका लिंक दिया मैंने उसको। अच्छा। तो 8वीं क्लास का बच्चा अगर इंग्लिश समझता नहीं है, सुनता नहीं है, बोल नहीं सकता, तो वो दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये दुनिया की जुबान इस वक्त इंग्लिश हो चुकी है। काश हम इतनी तरक्की करते कि दुनिया में उर्दू पूरी दुनिया में नाफिज होती। तो दुनिया की बड़ी जुबानों में, ये भी आपकी मैं इत्तला में करूं, दुनिया की बड़ी जुबान इस वक्त जो है वो दुनिया में इंग्लिश है। दुनिया की बड़ी जुबान चाइनीज है, दुनिया की बड़ी जुबान अरेबिक है। अरेबिक पट्टी जरा देखिए, कहां पूरे गल्फ में और उधर एंड अफ्रीका तक कई जगह बोली जा रही है, उसके असरात इतने। दुनिया की बड़ी जुबानों में जो जुबान है वो हिंदी है। दुनिया की बड़ी जुबानों में एक जुबान जो है वो कह लीजिए कि बाकी जगहों की लैंग्वेज फ्रेंच है। 35 करोड़ लोग तो उसे बोल लेते हैं। तो हमारा नंबर बड़ा पीछे जाके कहीं आता है। अभी हमें बहुत टाइम लगेगा ना इवॉल्व करने में। वैसे हमारा ये गोल भी नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया में हम नाफिज जुबान करें। मेरा ख्याल है हम अपनी टेक्नोलॉजी बना के अगर उसको नाफिज कर लें तो ज्यादा बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि जुबान का जो बेसिक मकसद है वो कम्युनिकेशन ही होता है। तो हमारे कम्युनिकेशन की जो पावर है वो विद इन द कंट्री इसीलिए ज़्यादा कमज़ोर भी है, क्योंकि हम लोग अपनी ज़ुबान को इतनी अहमियत नहीं दे पा रहे होते और हम इतनी सारी लैंग्वेजेस में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। बिल्कुल शाह साहब, लेकिन कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी, और बल्कि आपको तो पता होंगे, हमारे व्यूअर्स के लिए मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जो समझते हैं कि सिर्फ उर्दू जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही बोली जाती है या पढ़ी जाती है, सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है। ये भी उन्हीं ज़ुबानों की तरह है जिस तरह से कोई और ज़ुबान है, फ्रेंच है, इंग्लिश है। देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस जिनको पूरी दुनिया में माना भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है। इनकी लिटरेचर, लैंग्वेज पे बहुत काम भी किया जा रहा है। और जो कुछ मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन पर कौन से कोर्सेज हो रहे हैं आपको वो बता देती हूँ मैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में लिटरेचर एंड लैंग्वेज पर काम भी हो रहा है और वहाँ पर पढ़ाई भी जाती है ये। उसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उर्दू लिटरेचर, लैंग्वेज एंड कल्चर पढ़ाया जाता है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में उर्दू लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है, उर्दू कल्चर और लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का जो स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ है, जिसे हम सॉस के नाम से जानते हैं, वहाँ पर उर्दू, सिविलाइजेशन और कल्चर को पढ़ाया जाता है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की बात की जाए तो वहाँ पर भी इंग्लिश, उर्दू लिटरेचर एंड कल्चर इनको पढ़ाया जाता है। तो ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं। यानी आप शाह साहब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का एक चक्कर मैंने लगवा दिया लोगों को कि पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने किस सोर्स से इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ लेनी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें हुआ क्या, दुनिया में ना लैंग्वेज को जो पढ़ी लिखी कौमें, तरक्की याफ्ता कौमें, डॉक्टर बीरो ने समझ आ गई कि लैंग्वेज को डिनाई नहीं किया जा सकता। यानी आपके कल्चर का, आपकी सोसाइटी का एक जिंदा जो सबूत है वो जुबान है। बिल्कुल। और मैं कहता हूं कि लोग नहीं हुकूमत करते, जुबानें हुकूमत करती हैं। अब मानना पड़ेगा, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी, सारी इन्वेंशन अगर गोरा कर रहा है तो उन्होंने इंग्लिश को तो पूरी दुनिया में आम कर दिया। अब हुआ क्या है, आपकी देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, इंग्लिश बोलनी पड़ती है, टूटी फूटी बोले, लेकिन इंग्लिश बोलनी पड़ती है आपको। फिर जितने गैजेट्स इजीली हैंडल होते हैं,
चेंज आया कि आप आज भी नया फ़ोन खरीदते हैं तो ऑप्शंस देता है कि आपने कौन सी किस लैंग्वेज पे जाना है, लेकिन आपका फ्रेंडली जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा होता है। अब ये हमारा भी, आपको बताऊं, जो ओरिएंटल है कॉलेज यूनिवर्सिटी पंजाब का एक बड़ा अहम हिस्सा, जिसको इंतहाई काबिल मेरे पीरो मुर्शिद मैं उन्हें कहता हूँ डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब उसको हेड करते रहे हैं, वहाँ सर्व कर रहे हैं, और क्या कमाल के उस्ताद हैं। एक सही मानों में अगर कोई दरवेश और एक जो अतालीक पुराने उस्तादों के लिए वर्ड होता था, एक मुर्शद जो है ना, वो डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब हैं। तो लैंग्वेज को जानने वाले और लैंग्वेज पे काम करने वाले आपके माशरे में थोड़े लोग हैं। मोइन निज़ामी साहब जैसे कम लोग हैं जो जिन्हें अल्लाह ने हुनर भी दिया है, फहम भी दिया है, दरवेशी भी दी है, और उनको एक स्किल भी दी है कम्युनिकेशन की। इस वक्त तो वो टीवी पे एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि जिन लोगों ने डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब को फॉलो नहीं किया वो ज़रूर उन्हें फॉलो करें। ज़ाती तौर पे मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। यानी दो काम, एक तो चले ज़ुबान पे गिरफ्त, ज़ुबान की सेंस तो उनसे हमने ली, साथ ही साथ ये जो दानिश्वरी है, एक समझ, सोचना समझना, उसकी सलाहियत, और फिर सोचना और बड़ा सोचना, ये भी उनका फन है। तो वो इकबाल के भी आशिक हैं, हाफिज भी उन्हें हिफज है, रूमी के भी एक कमाल के वो मद्दा है, और रूमी को बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो इस तरह के हमारे इदारे और इस तरह के उस्ताद, डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब जैसे उस्ताद, और कह लीजिए इस सोच वाले बड़े उस्ताद, ये होने चाहिए पाकिस्तान में। अगर इंटरनेशनल इतना काम हो रहा है तो पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने की और कम्युनिकेट करने की। बिल्कुल शाह साहब, इसी तरह से है। बट एज वी रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज वेल, मैं चाहूँगी को आखिरी मैसेज वन लाइनर देना चाहेंगे आप हमारी जो यूथ है उसके लिए उर्दू लैंग्वेज के हवाले से? देखें, मेहरबानी फरमा के उर्दू को, जब हम एफएससी में थे ना, आपने भी एफएससी करके ही मेरा हल किया हुआ मेडिकल, हम यूईटी जा रहे थे, तो उर्दू को हम इसलिए ज़्यादा ज़ोर से पढ़ते थे कि नंबर अच्छे आ जाएं, मेरिट हमारा बन जाए। मुझे उर्दू के उस्ताद मिले, मैं इख्तिताम पे उनके लिए दुआए खैर और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की इल्तमास करके प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। मेरे उस्ताद मोहतरम थे, उर्दू के उस्ताद थे डॉक्टर शबीउल हसन साहब। उनकी शहादत हुई, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। वन ऑफ द फंटास्टिक टीचर, और उर्दू के एक ऐसे उस्ताद, ये मेरा ज़माने तालिब इल्मी है, 98-99 की बात कर रहा हूँ, एफएससी में कर रहा था, 98 की बात कर रहा हूँ। जारहाना तनकीद के गुरु, और कह लीजिए उर्दू पे उनकी बला की कमांड, पेपर अटेम्पटेशन हमें सिखाई, फिर मुश्किल मज़ामीन। एक मजमून था डॉक्टर सईद अब्दुल्ला का, अलूम कदीमिया की इफादियत हमारे ज़माने में। लोग इसे ना सिलेक्शन पे छोड़ देते थे बाई चॉइस, उर्दू के मुश्किल मजमून छोड़ते थे, आसान करते थे। उन्होंने हमें ये भी पढ़ाया। उन्होंने कहा अगर ये पढ़ोगे ना, इससे उर्दू का जायका महसूस होगा, अच्छा। यानी टेस्ट ऑफ उर्दू। तो उर्दू का ज़ोक शौक पैदा करने वाले उस्तादों में डॉक्टर शबी साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। फिर मेरे बड़े प्यारे उस्ताद तारक सिमाब साहब, कह लीजिए बहुत ही मेरे दिल के करीब, इकबाल का इश्क मोहब्बत, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनके लिए भी दुआएं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो आप उर्दू के जो उस्ताद हैं उनकी कदर कीजिए, और उनको ज़रा इज्जत दीजिए, उनको को मकाम दीजिए, उनको एक्नॉलेज कीजिए, तो फिर आपके माशरे में देखिए कैसे बागो बहार बनता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। और शाह साहब ने जो आखिरी जुमला कहा है, मेरा ख्याल है यही हमारे एख्तिताम को और कंक्लूजन को कंप्लीट करता है कि अगर आप उस्तादों की इज़्ज़त करेंगे तभी माशरे में कोई भी चीज़ का नफाज हो सकता है। और इसी एंड नोट के साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। मेरी बात कासिम अली शाह को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। आपका और हम सबका अल्लाह हम या नासिर।